नमस्कार, मेरा नाम है नीरज भदवार। दोस्तों, हाल ही में प्राइम वीडियो पर एक सीरीज रिलीज हुई है पंचायत के नाम से। देश भर में लोग इसे बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की शिकायत यह है कि सीरीज का फिनाले जो आखिरी एपिसोड है वो जिस तरह से अंत हुआ वैसा अंत नहीं होना चाहिए था। प्रहलाद चाचा के साथ वो नहीं होना चाहिए था जो हुआ। इससे पहले कि मैं उस पॉइंट पर आऊं, मैं आपको अपना एक निजी अनुभव बयां करता हूं। फेसबुक पर मैं एक परिवार को काफी वक्त से जानता था। हस्बैंड वाइफ दोनों ही फेसबुक पर मुझसे जुड़े हुए थे। पति पत्नी के अलावा 7-8 साल की एक बच्ची थी उनकी, और 4-1 साल का बच्चा था। उनकी जिंदगी एक मिडिल क्लास परिवार का बड़ा सुंदर विज्ञापन लगती थी। हर महीने एक आध बार बाहर खाना खाने जाना, साल में 1-2 दफा घूमने जाना, और हर वार त्योहार को बड़ी शिद्दत से मनाना। पति पत्नी दोनों फेसबुक पर बच्चों की फोटो शेयर करते रहते थे। फिर चाहे वो छुट्टियों के बाद बच्चों के स्कूल जाने की तस्वीरें हो, शरारत में पापा का चश्मा लगाए बच्ची की तस्वीर हो, या फिर अपनी जीभ से आइसक्रीम चाटते उनके छोटे बेटे की, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसा एक मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली में चलता है। तमाम तस्वीरों को इकट्ठा करके बैकग्राउंड में अगर आप एक सूदिंग म्यूजिक लगा दें तो ये बड़ी प्यारी सी शॉर्ट फिल्म बन जाए। फिर पिछले साल कोरोना के वक्त पति पत्नी के अकाउंट में अचानक से एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई। कुछ दिन और जब वो नहीं दिखे तो मुझे बेचैनी हुई। मैंने हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड, जो कि उनके एक फैमिली फ्रेंड भी थे, उनसे पूछा कि भैया क्या हुआ। तो पता लगा कि पति पत्नी दोनों को कोरोना हो गया है। हालत काफी खराब है। 2-3 दिन तक वो घर पर ही थे, और कल जैसे तैसे उन्हें अस्पताल मिला है। बच्चे दूर के किसी रिश्तेदार के यहाँ पर ठहरे हुए हैं। फिर 2 दिन बाद खबर मिली कि हस्बैंड की डेथ हो गई, और अगले दिन पता चला कि पत्नी भी नहीं रही। हंसता खेलता एक परिवार कुछ ही दिनों में बर्बाद हो गया। ये कोई ऐसा पहला परिवार नहीं था। कोरोना के वक्त न जाने कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया, या माँ बाप दोनों को खो दिया। ये बच्चे न इतने बड़े दार्शनिक हैं कि जीवन मरण के सवाल पर सोचकर खुद के लिए कोई तसल्ली ढूंढ पाए, न इनका कोई ऐसा सोशल सर्कल है कि अपने दोस्तों से बात करें और अपना गम हल्का कर पाए। ये ज्यादातर बच्चे 5-6 साल की उम्र के थे, जो माँ बाप को याद करके रोए, सिर्फ रोए, बहुत रोए, और महीनों तक रोते रहे, और शायद आज भी रोते हो। जब ये बड़े होंगे तब भी रोएंगे, और ऊपर वाले से जरूर पूछेंगे कि आखिर उनका कसूर क्या था, उनकी गलती क्या थी। वो ऊपर वाले से सवाल पूछेंगे, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आएगा, और आज तक कभी कोई जवाब आया भी नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं। अपनी बीमारी का पता लगने पर इरफान ने जो पहला पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने मार्गरेट मिचेल की एक मशहूर पंक्ति को कोट किया था, और उन्होंने लिखा था कि लाइफ इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव अस व्हाट वी एक्सपेक्ट। जीवन की ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि वो हमें वो दे जिसकी हम उससे उम्मीद करते हैं। उनके मायने यही थे कि उनके साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, क्यों ईश्वर ने उन्हें इस दुख के लिए चुना, वो नहीं जानते। और ईश्वर की ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं कि उन्हें बताए कि ऐसा क्यों हुआ। और दोस्तों, यही जीवन की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई भी है। जिंदगी आपके साथ कितनी भी नाइंसाफी क्यों ना करे, आप उसके खिलाफ किसी अदालत में केस नहीं कर सकते हैं। हमें कितने भी जोर से जिंदगी पटक कर नीचे क्यों ना गिरे, मगर हमें हर हाल में खड़े होकर चलना ही पड़ता है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि पंचायत के मेकर्स ने प्रहलाद चाचा के साथ अच्छा नहीं किया। वो लोग तो ग्रामीण परिवेश पर बनी सीधे साधे किरदारों से सजी एक हल्की फुल्की सीरीज देख रहे थे। अचानक उसके इतने प्यारे किरदार के साथ ऐसा करके मेकर्स ने उनका सीना छलनी कर दिया। उस बेचारे का तो, यानी कि प्रहलाद चाचा को तो पहले भी इस दुनिया में कोई नहीं था। माँ बाप उसके पहले ही गुजर चुके थे, बीवी भी कई साल पहले गुजर चुकी थी, और अब उसके जवान बेटे की मौत दिखाकर मेकर्स ने उन्हें ऐसा दुख दिया है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ तो यहां तक कह रहे थे कि मेकर्स ने पहले प्रहलाद को बेचारा दिखाने का ताना बाना बुना, और बाद में जानबूझकर उसे इतना बड़ा दुख दिया ताकि जनता को रुला सके। दोस्तों, ईमानदारी से कहूं तो मैं इन आपत्तियों से इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा मानना है कि कहानी असल हो या फिर काल्पनिक, आप कभी दुखों को अवॉइड करके जिंदगी का असल मतलब नहीं समझ सकते, बल्कि उसके असल मायने तो इस बात में हैं कि उन दुखों को झेलते हुए हम किस तरह से अपने जीवन में सार्थकता तलाशते हैं, मतलब तलाशते हैं। उसी तरह जैसे प्रेमिका की मौत के बाद मसान का दीपक चौधरी, यानी कि विकी कौशल, तलाशता है। मसान में दीपक और शालू की प्रेम कहानी छोटी होते हुए भी मेरी नजर में हिंदी फिल्मों की सबसे इंटेंस प्रेम कहानी है।
जिस सीन में दीपक को शालू की मौत का पता लगता है वो हिंदी फिल्मों का सबसे ताकतवर सीन है। मगर जिस तरह उस दुख के बाद वो धीरे धीरे खुद को संभालता है, अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करता है और आखिरी सीन में उसकी और देवी के एक साथ घाट पर पहुंचने पर हमें थोड़ी उम्मीद जगती है। अब दर्शक होने के नाते आप चाहे तो शिकायत कर सकते हैं कि दीपक और शालू की प्रेम कहानी इतने खूबसूरत तरीके से चल रही थी, ऐसे में लेखक निर्देशक ने शालू को मारकर दर्शकों को वो दुख क्यों दिया? ऐसा करके वो हमें नाउम्मीद क्यों कर रहे हैं? बेशक कर रहे हैं, मगर वो नाउम्मीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लिए जीवन का प्रवाह कभी रोका नहीं जाता और ना ही कभी रुकता है। आप रोकना चाहें तो भी नहीं रोक सकते। उसे भुलाकर ही हम जिंदगी के असल मकसद तलाश सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे एक फेसबुक फ्रेंड है, वो ऑफिस में मुझसे मिलने आए। उन्होंने बताया कि कैसे वो पिछले कई सालों से अपनी माँ के साथ रह रहे थे। उनकी मदर यूपी में कॉलेज में प्रोफेसर थी, वो खुद गुड़गांव में कंपनी में जॉब करते थे। बहन की शादी हो चुकी थी, उन्होंने अपने फादर को कभी देखा नहीं था। उनकी माँ ही उनके लिए सब कुछ थी। वीकेंड होते ही वो माँ के साथ 2 दिन बिताने के लिए फौरन घर चले जाते थे। कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम के चलते वो तो लगातार अपने घर पर ही थे। फिर उन्होंने बताया कि कैसे पिछले साल कोरोना में उनकी माँ बिना ठीक इलाज मिलने के कारण गुजर गई। माँ को गुजरे आज 1 साल हो चुका है, मगर वो आज तक नॉर्मल नहीं हो पाए। उनसे बात करके लगा कि शायद वो थोड़े डिप्रेशन में है। 30 के करीब उनकी उम्र थी, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। समझ नहीं पा रहे थे कि माँ के जाने के बाद वो किसके लिए जिए, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? शब्द कितने भी मुझे लगता है चमत्कार क्यों ना हो, बातें कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन आप कभी भी ऐसे आदमी को तसल्ली नहीं दे सकते जिसने हाल ही में अपनी माँ को खोया हो। दुनिया में ऐसा कोई पेन किलर नहीं है जो इस दर्द को एक झटके में खींच सके। मैंने भी कुछ इधर उधर की बात की, उन्हें हौसला देने की कोशिश की और आखिर में उनसे यही कहा कि मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो इंसान है, लेकिन दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई समाधान है तो वो भी इंसान है। एक औरत जो सुबह से शाम तक घर के काम करती है, बच्चे संभालती है, कम पैसों में खर्च चलाती है, बच्चों और घर की मजबूरी में काम पर न जाने की घुटन भी सहती है, लेकिन अगर उसे भरोसा है कि उसका पति उसे प्यार करता है, उसकी परवाह करता है, तो ये भरोसा उसे इतना हौसला देता है कि वो सारे दुख दर्द झेल लेती है। भले ही आपके पास इतने पैसे ना हो कि आप अपने बच्चों को हर ऐश करवा सकें, लेकिन अगर आपके पास अपने बच्चों को देने के लिए वक्त है तो ये वक्त और आपका प्यार ही उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। एक अच्छा बॉस ऑफिस में 50 लोगों के लिए सुकून की वजह होता है और एक खुशनुमा दोस्त, हंसने वाला दोस्त अपने सर्कल में कई लोगों का मूड अच्छा करता है। मैंने उसे यही सलाह दी कि वो खुद को संभाले, अपनी सेहत पर ध्यान दे, जल्दी शादी करे ताकि अपने प्यार से एक लड़की की जिंदगी खूबसूरत बना सके, कल को पिता बनकर कुछ बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। इसलिए खुद को अकेला मत समझे, कमजोर मत समझे। वैसे भी एक अफ्रीकी कहावत है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत छोटे हैं तो एक रात मच्छर के साथ सोने की कोशिश कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि छोटा आदमी क्या कर सकता है। मुझे लगता है कि प्रहलाद की बेटी की मौत उसकी कहानी का दुखांत नहीं है। इस दुख से बाहर निकलने के उसके प्रयास उसकी कहानी को ज्यादा सार्थकता देंगे। हो सकता है आगे चलकर वो किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट कर ले और उसकी जिंदगी का खालीपन दूर कर दे। इस तरह से दोनों की जिंदगी को एक नया मकसद मिल जाएगा। ऐसा होगा तो जिस प्रहलाद को देखकर आज आप दुखी हो रहे हैं, कल उसी प्रहलाद को देखकर, उसको हंसता देखकर आपको सुकून मिलेगा और शो की वही पॉजिटिविटी वापस लौट आएगी जिसके लिए आप इसे देखा करते थे। लेकिन दर्शक होने के नाते दोस्तों, आप ये शर्त नहीं लगा सकते कि मुझे इमोशनली डिस्टर्ब किए बिना तो मुझे सिर्फ खुश करो। माफ कीजिए, सिनेमा या साहित्य ऐसे काम नहीं करते हैं। विल स्मिथ की द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हो या फिर टर्किश फिल्म मिरेकल इन सेल नंबर 7, इन फिल्मों को देखते हुए आप आंसुओं में डूब जाएंगे। बीच फिल्म आपको लगेगा कि शायद मैं इतना दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मगर इन्हीं फिल्मों का अंत, इसका क्लाइमैक्स आपको ऐसी असीम खुशी देगा जो दुनिया की कोई भी फील गुड मूवी आपको नहीं दे सकती। दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है कि इंसान उन चीजों को सबसे ज्यादा याद रखता है जो उसे इमोशनली अराउज करती हैं, जो भावनात्मक तौर पर उसे बहुत गहरे तक छूती हैं।
मनोविज्ञान का यही नियम, उसका यही प्रिंसिपल हर लिटरेचर, हर राइटिंग और सिनेमा पर लागू होता है। हंसाने और रुलाने का यही फॉर्मूला विज्ञापनों में लागू होता है। अच्छे लेखक भी ऐसा करते हैं। राजकुमार हिरानी जैसे बढ़िया डायरेक्टर भी इसी फॉर्मूले पर फिल्में बनाते हैं। अगर इस फॉर्मूले को पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए तो बड़े चमत्कार हो सकते हैं। दोस्तों, मशहूर पत्रकार अरुण शौरी जी का बेटा सेरेब्रल पैलिसी से पीड़ित था। अपने बेटे की बीमारी, उससे जुड़े अनुभव पर अरुण जी ने बहुत कुछ लिखा। एक बार स्पेशल चाइल्ड को पालने, उसको बड़ा करने की चुनौतियों और इससे जुड़ी कड़वाहट और दुख पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म में कही बात उनको हमेशा से तसल्ली देती रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बुद्ध कहते हैं कि किसान खेतों में पानी देता है, एक तीरंदाज अपने तीर पैने करता है, एक बढ़ई लकड़ी को आकार देता है और एक चेतनशील शख्स अपने भावों का मालिक बनता है, अपने दुख और सुख पर विजय पाता है। सुख दुख पर बात करते हुए दोस्तों, लेबनान के मशहूर दार्शनिक, कवि और चित्रकार खलील जिब्रान ने अपनी किताब प्रॉफिट में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मुझे लगता है कि सुख दुख पर इससे खूबसूरत बात नहीं लिखी गई। उसी बात को मैं यहां पर ज्यों का त्यों आपके लिए कोट करता हूं। खलील जिब्रान साहब अपनी किताब में कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दुख जितनी गहराई तक पहुंचता है, उतना ही अधिक तुम सुख को अनुभव कर पाते हो। क्या ये वही प्याला जिसमें शराब भरी हुई है, ये वो प्याला नहीं है जिसे कुम्हार ने यहां पर पहले भट्टी में पकाया था? जिस बांसुरी की आवाज से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, क्या ये वही लकड़ी नहीं है जिसे पहले चाकुओं से गोद कर छेद किए गए थे? जब तुम आनंदित हो जाओ तो अपने दिल की गहराई में झांक कर देखना और तुम देखोगे कि जो तुमको सुख दे रहा है वही कल को तुम्हें दुख भी दे रहा था। और जब तुम दुखी हो जाओ तो दोबारा अपने दिल में देखना और महसूस करना और तुम देखोगे कि वास्तव में तुम उसके लिए रो रहे हो जो कल तक तुम्हारी खुशी की वजह था। तुम में से कुछ लोग कहते हैं दुख की अपेक्षा, दुख की तुलना में सुख ज्यादा बढ़िया है, और कुछ लोग कहते हैं दुख सुख से ज्यादा बढ़िया है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि दोनों ही ऐसे हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों साथ साथ आते हैं, और जब उनमें से एक भोजन के समय तुम्हारे साथ बैठा होता है तो याद रखो दूसरा उस समय बिस्तर पर सो रहा होता है। थैंक यू।